नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे कांग्रेस की यात्रा तैयारी, भाजपा की सदस्यता भारी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया है। कांग्रेस के दूसरे चरण की यात्रा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में 12 सितंबर से फिर शुरू होने जा रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण, केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी जैसे कई मामलों को लेकर 24 जुलाई से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के कारण यात्रा को निश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ केदारनाथ उपचुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए यात्रा निकाल रही है। वहीं कांग्रेस की यात्रा से पहले भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत के लिए 5 कैबिनेट मंत्रियों को उतारा है। सभी मंत्रियों को मंडल स्तर तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साफ है कि भाजपा कांग्रेस के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है। वहीं भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए राज्य में भी सदस्यता अभियान का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी की सदस्यता लेकर इस अभियान की शुरुआत की है। वहीं भाजपा के नेता अब घर घर जाकर पार्टी के अभियान से जनता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपदा के कारण आदरणीय राहुल गांधी के निर्देश पर स्थगित की गई थी। 12 तारीख से यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, जो बाबा केदार के दर पर पहुंच करके और भैरव बाबा के सामने जो है अपनी मांग की गुहार लगा करके समाप्त होगी। और जहां तक केदारनाथ धाम दिल्ली मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर बनाने के निर्णय को वापस ले लिया है, अच्छी बात है, लेकिन केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ हुआ उससे कोटि कोटि सनातन प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई। शंकराचार्य जी का भी जो है भाजपा के नेताओं ने अपमान किया। कांग्रेस का अपना पर्सनल मामला है, वो क्या यात्रा करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, ये तो उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन जहां तक उन्होंने प्रतिष्ठा की बात की है, तो ये पूरा देखिए, पूरा चुनावी रणनीति है जिसके तहत ये इस तरीके की यात्राएं निकाल रहे हैं। और केदारनाथ घाटी की जनता अच्छे से जानती है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है वो क्या है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है। और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है, कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि केदारनाथ में चुनाव होने हैं, सभी को पता है, इसको लेकर के हमारी पार्टी ने अपनी कवायद शुरू की। इसमें हमारे जो प्रदेश के महामंत्री हैं उनको विधानसभा का संयोजक बनाया गया। हमारे कई कैबिनेट मंत्रियों को जो हमारे वहाँ सेक्टर बने हैं, हमने जो सेक्टर बनाए हैं, 4 सेक्टर में चारों सेक्टरों में कुछ मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है, कुछ हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, कुछ राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए उस विधानसभा में तमाम जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे जिनको हमने पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है। दूसरा, हाँ, भाजपा को मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि देखिए 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 क्या, मैं सुधारना चाहूंगी कि 7 साल में उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। जनता समझ गई है, जनता स्वर पर ही है। आप कितने भी मंत्री लगाइए, नेता लगाइए, अब जनता आपको पहचान चुकी है, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और केदारनाथ हम देखेगा बहुत ही अच्छे बहुमत से हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वहां से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि जिस तरह से देवभूमि को इन्होंने छलने का काम किया और जिस तरह से महिला आज असुरक्षित है, महिलाओं की दर्द प्रतिदिन आप देखिए कि केस बढ़ते जा रहे हैं। अंकिता भंडारी को तो जो है आपने न्याय दिया नहीं है, बाहर से भी जो बच्चियां आ रही है वो भी सुरक्षित नहीं है। और बात कर रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। जहां पर एक और पूरे देश में सदस्यता अभियान बीजेपी का जारी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में केदारनाथ प्रचार रक्षा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। हालांकि जिसलिए यात्रा निकाली जा रही थी कि दिल्ली में मंदिर बनाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं अब वो मंदिर नहीं
मंदिर नहीं बन रहा है फिलहाल, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस इस यात्रा को निकाल रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का सदस्यता अभियान भी जारी है। लगातार लोग सदस्यता ले रहे हैं और बीजेपी अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में खुद को मान रही है। दोनों ही पार्टियां जो हैं वो केदारनाथ उपचुनाव जीत का दावा कर रही हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश बिष्ट जी से शुरुआत करते हैं। राजेश जी, कांग्रेस जिस तरीके से यात्रा निकालने के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर चुकी है और केदारनाथ उपचुनाव जो है वो दोनों ही दलों के लिए बेशक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो। बीजेपी के लिए इसलिए भी क्योंकि बीजेपी की ही पहले से वहां पर विधायक थी और कहीं ना कहीं जरूरी भी है कि बीजेपी अपनी तैयारियों को और तेज करे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में मंदिर बनाने के को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा, वही कांग्रेस अब इस यात्रा को शुरू कर रही है। सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस पार्टी पहले भी इस तरह के कई फ्लॉप यात्राएं इस प्रदेश के अंदर कर चुकी है और ये प्रदेश कांग्रेस की विचारधारा से भली भांति वाकिफ है। तो भारतीय जनता पार्टी को इनकी ऐसी यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और न ही ये यात्राएं किसी भी तरीके से इन जनताओं के हित के लिए यात्रा की जा रही है। सिर्फ इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको ये केदारनाथ के उपचुनाव को देखते हुए इन्होंने इस यात्रा को रखा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि जो बीते दिनों में समय उत्तराखंड के अंदर चारधाम की इतनी पवित्र यात्रा चल रही थी, इतनी प्रसिद्ध और पौराणिक यात्रा चल रही थी, उसके साथ साथ जिस तरह से हमारे इस देश के सभी हिस्सों से आए हुए कांवड़िए जो हमारे यात्री थे उनका हरिद्वार और ऋषिकेश में आना था, उस बीच इन्होंने जो ये विफल यात्रा निकाली जो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक बनी, चाहे वो ट्रैफिक के मामले की वजह से हो, इनको व्यवस्था देने के मामले से हो। तो उन सबको देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये यात्रा करना इनका बेकार जाएगा। और जो इन्होंने 5, 7, 8 दिन की यात्रा करी उस दौरान सबने देखा कि इनके कार्यकर्ताओं को किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, कैसे वो 5 स्टार लग्जरी होटल्स में, रिजॉर्ट्स में स्विमिंग पूल की जो फोटोएं थी। जी, आज से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमें किसी आपको नहीं प्रकार मिल की रहा है क्या प्रॉब्लम नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट, इसलिए समस्या हो रही है? देखिए, बात वीआईपी ट्रीटमेंट की इसलिए हो रही है यहाँ पे कि जब आप एक यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य को लेकर होती है। जब आप यात्रा के दौरान ऐसे लग्जरी एक टूरिस्ट लाइफ वहाँ पे जीने की कोशिश कर रहे हैं और सबको परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे रोडों को जाम करने की बात हो रही हो, यात्रा में बाधा आने की बात हो रही हो, और ऐसे जिस प्रकार से भूस्खलन की समस्या आ रही है, भारी बारिश आ रही है, उस समय तो कम से कम पॉलिटिकल स्टंट नहीं करना चाहिए। उस समय तो आपको उन कामों के लिए लगना चाहिए जहाँ पे यात्रियों को असुविधा ना हो। प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम ऐसी यात्रा के समय में हम जो सेवा भाव से अपने यात्रियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए जो उस समय सेवा भाव से मदद कर सकते हैं निष्भाव से, वो हमें करनी चाहिए। लेकिन ऐसी यात्रा का इस समय कोई औचित्य नहीं है। पर्पज सबको समझ आ रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा है इनका, इसलिए मैंने ये बात आपको कही है। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। स्वागत है आपका। गिरिराज जी, मुझे बताइए जरा पहले तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं आप? क्या उद्देश्य है कांग्रेस का? क्योंकि आपका जो उद्देश्य था, जहां तक ज्ञात है मुझे, कि आपका उद्देश्य इस यात्रा को लेकर सिर्फ इतना था कि केदारनाथ जो दिल्ली में मंदिर बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए। ठीक, सरकार ने वो माफ कीजिएगा, जो भी वहाँ के ट्रस्टी थे उन्होंने मना कर दिया, वो मंदिर नहीं बन रहा। एक कानून भी लिया है धामी जी कि जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, अब आपके पास मुद्दा नहीं बचा है केदारनाथ के लिए, यशी जी, उसके बावजूद भी आप यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये महज चुनावी स्टंट था? यशी जी सुनिए, सुनाइए। यशी जी, हमारे यशस्वी जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, पीसीसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी, उनके नेतृत्व में एक यात्रा केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा आहुत की गई। जब केदारनाथ लगभग पहुंचने वाले थे तो फ्लड आया, आपदाग्रस्त तो क्षेत्र हुआ, वापसी भी, हमारे अध्यक्ष की वापसी भी। आज वो उसका केदारनाथ जी में जाके, केदार बाबा के पास जाके और श्रद्धा को लिए हुए जा रही है कांग्रेस पार्टी। सुनिएगा,
अभी मैं भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको सुन रहा था, वो जो कह रहे थे उनकी बात मैं भी रखूंगा, लेकिन ये श्रद्धा लिए हुए एक यात्रा थी, सतत यात्रा जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट जो है करण महाराज जी के नेतृत्व में जो चली। आज 11 तारीख को उनका चलना यहां से होगा, सीतापुर पहुंचेंगे रात में, 12 तारीख को केदार बाबा के दर्शन के लिए वो जाएंगे, पैदल यात्रा होगी। 13 तारीख को सुबह पूजा अर्चना होगी, उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां के पंडा पुरोहितों के साथ जो वाकई जिन्होंने दंश झेला है, अभी वहां के छोटे जो व्यवसायी हैं लोकल, जिनको परेशान किया इस सरकार ने एक इंफ्रा के नाम पे, सुनिएगा यशी जी, इन्होंने वहां पे जमी दोस्त कर दिए उनके घर, पंडा पुरोहितों को जिनको देवतुल्य में मानता उनको, इनको परेशान करने का इन्होंने काम किया। और आज जो एक क्लेरिफिकेशन दे रहे थे, स्पष्टीकरण दे रहे थे, मैं सुन रहा था अभी, अब इनको इनसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम लोग एक यात्रा आहूत कर रहे हैं। आज स्थितियां इन्होंने, विकास शून्य की स्थिति में पूरा प्रदेश है यशी जी। आज महिला अपराध में, सुनिएगा, महिला अपराध में इस समय जननी बन चुका है उत्तराखंड। 9 राज्यों में पहले नंबर, पहले पायदान पे भाजपा इसको लेके आ चुकी है, इस प्रदेश को महिला अपराध के क्षेत्र में। ये इनकी उपलब्धि है, सुनिएगा। समूचा पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य हो चुका है, एक भी प्रोग्राम इनकी तरफ से इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है पर्वतीय क्षेत्र में। जो जनमानस दंश झेल रहा है आपदा का, उससे इनको कोई सरोकार नहीं है। आज जो स्थितियां हैं, आज बलात्कार पे बलात्कार हमारी बच्चियों के साथ हुआ जा रहा है, लगभग लगातार, जो अंकिता भंडारी से लेके और शर्ट तक, जहां इनके लोग शामिल है भाजपा के, उसमें इन्वॉल्व है, साफ साफ जो विजिबल है। एक आम व्यक्ति भी उत्तराखंड में जो जनमानस वास कर रहा है, वो समझता है कि पार्टी जो है, इस पार्टी में जो नेतागण हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। और आज हमें सीख दे रहे हैं कि यात्रा चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए, समय क्या है। यशी जी, इन्होंने शंकराचार्य, गिरिराज सुनिएगा, गिरिराज जी एक सेकंड रुकिए, बहुत देर से सुन रही हूँ मैं आपको, एक मिनट रुक जाइए जी यशी, मुझे ये बताइए जी यशी जी, केदारनाथ ही क्यों? जी यशी जी, ये सिर्फ केदारनाथ की समस्या तो है नहीं, पूरे उत्तराखंड की समस्या है। केदारनाथ ही क्यों? आप सुनिएगा यशी जी, एक शंकराचार्य जो मैंने आपको बताया, 4 मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर ये चुनावी एजेंडा है, सुनिएगा, ये अगर चुनावी एजेंडा है तो डंके की चोट पर स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, केदारनाथ में उपचुनाव है, हम कर रहे हैं तैयारियां, डंके की चोट पर कहिए ना। यशी जी सुनिएगा, अगर सुनो, अगर एक शंकराचार्य, यशी जी एक शंकराचार्य जिनके ईश्वरीयांश, जिनको मैं मानता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद, अगर वो ये कहते हैं कि 258 किलो सोना इनके राज में, भाजपा शासित है, चोरी हो जाता है केदार बाबा से, केदारनाथ जी से, और स्वयं सोचिए पंडा पुरोहित जिस हिसाब से इंफ्रा के नाम पे इन्होंने परेशान उनको किया है, वहां जमींदोज हो गए, उनके घर ध्वस्त कर दिए गए। जो छोटे से छोटा व्यापारी जो 4 धाम यात्रा पे वाकई अपने आशान्वित होता है कि मैं फाइनेंशियली साउंड करूंगा अपने परिवार को, उनको इन्होंने परेशान करने का कार्य किया। सुनिएगा, अगर प्रतिष्ठा यात्रा को आप जोड़ रहे हैं कि वाकई ये चुनाव से प्रेरित है, तो ये गलत है यशी जी, इसमें ईमानदारी नहीं है। आज अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है भी तो गिरिराज जी, हमें कोई समस्या नहीं है जन मुद्दों को लेके। नहीं गिरिराज जी, देखिए, अगर ये चुनाव से प्रेरित है तो हमें कोई समस्या नहीं है, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, तो कांग्रेस कुछ नया नहीं कर रही है कि हमें इसका विरोध करना है। जी सुनिएगा, अगर ठीक है गिरिराज जी, वापस आते हैं और पैनलिस्ट का रुख करते हैं, उसके बाद विस्तार से बातचीत करेंगे। दीपक रावत जी क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस की इस रक्षा यात्रा को लेकर, और ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है बीजेपी का, भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। यासी जी, पहला प्रश्न जो था केदारनाथ यात्रा का, तो मुझसे पहले कांग्रेस इसका जवाब दे चुकी है। अब ये राजनीतिक दल है तो धार्मिक यात्रा तो करेंगे नहीं, सामाजिक यात्रा तो करेंगे नहीं। निश्चित रूप से राजनीतिक दल है तो राजनीतिक कुछ न कुछ उनका उद्देश्य जरूर रहता है, और कांग्रेस का भी राजनीतिक उद्देश्य है, और निश्चित रूप से उनकी जो नजर है वो उपचुनाव जो है केदारनाथ में, उसके वो जो सीट खाली हुई है उस सीट पर उनकी नजर है। और जिस प्रकार से मुझे लगता है कि 2 उपचुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करा है, तो वो उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए केदारनाथ के लिए एक यात्रा जो उन्होंने उस समय रोक दी थी आपदा के कारण, अब उसी को दोबारा उन्होंने स्टार्ट करा है। तो कुछ न कुछ राजनीतिक स्वार्थ तो है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान का, तो यासी जी, सदस्य अभियान
ये तो 2014 फिर 2019 मुझे लग रहा है 2024 में भी इन्होंने किया है। विषय ये है कि सदस्यता अभियान चला रहे हैं और आज की डेट में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, संचार के सभी उपकरणों माध्यमों से निश्चित रूप से अगर सबसे अच्छा उपयोग अगर कोई आज की डेट में राजनीतिक दल कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी है और अपने सदस्य अभियान को वो आगे बढ़ा रही है। पर इसके दो अर्थ निकलते हैं कि 2024 का जो चुनाव था उसमें जिस प्रकार के जो अपेक्षित परिणाम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले और आज की डेट में अगर इनके कार्यकर्ता नेता ये दम भरते हैं कि हम सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, तो वास्तविकता और बोलने में बहुत अंतर है। ये कैसे संभव है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 545 सीटों में से 240 में सिमट जाए? अगर ये तीन चीजें एक साथ हो रही हैं तो ये विडंबना है। तो अब 2024 के परिणामों के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने हैं, जिनके जवाब ढूंढने हैं, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो उनको चुभ रहे हैं, जिनका जवाब वो सदस्य अभियान के तहत ढूंढना चाहेंगे। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूंगा यासी जी, 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत से दूसरे दल के लोग कांग्रेस के, यूकेडी के, पता अलग अलग दलों के या राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय दलों के छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करे हैं। अब वास्तविकता यह है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जो नेता दूसरे दलों से जुड़ के आए हैं, क्या वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खाली नेताओं ने ज्वाइन करा है या उनके जो फॉलोअर हैं, जो उनका बाहुबल है, जो जनबल है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन करा है, नहीं करा है? तो ये एक सदस्य अभियान एक तरीके से ये जांच का उनका हुआ है कि इससे उनका पता चल जाएगा कि 2024 से पहले क्या स्थिति थी और 2024 के बाद जब लोकसभा चुनाव आ गया है, उसके लोकसभा चुनाव बीत गया है, परिणाम आ चुके हैं, अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उनके क्या कारण है, इसको देखकर भी ये एक सदस्य अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। सब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चलाते हैं, पर हाँ, कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे महिमा मंडल नहीं करता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, ये इनका आंतरिक मामला है। इस पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी किसी दूसरे दल के द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा बनती नहीं है, क्योंकि इनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरह से मीडिया के माध्यमों से, जिस प्रकार से ये उसको प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से ऐसे इवेंट बना देते हैं, ये जरूर एक चीज है कि अगर जो सदस्य अभियान आपका निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता तो है नहीं, कोई सदस्य ऐसा तो है नहीं कि सदस्य अभियान बंद हो जाएगा तो उसके पास कोई नया सदस्य आएगा ही नहीं किसी पार्टी में, तो ये कोई, लेकिन इवेंट जिस तरीके से बना के प्रोजेक्ट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता के सामने, वो एक विषय, उस पर हम प्रश्न जरूर करते हैं कि ये इस अपना अपना तरीका है। लेकिन अब मैंने पहले कह दिया है कि संचार माध्यम के सारे उपकरण, जो भी आधुनिक संचार माध्यम है, उसका उपयोग करके दीपक रावत जी क्यों नहीं करेंगे महिमा मंडन? आप समझिए ना, जो लक्ष्य इतना बड़ा रखा है, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं तक पहुंचने के लिए भी वो कोशिश करें। मैंने तो नहीं रखा था। देखिए, मैं 400 पार की बात तो नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रही हूँ, तो मैं 5 सीटों की बात जरूर करूंगी और 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया है वापस से। तो अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो उत्तराखंड में कुछ खास खराब प्रदर्शन नहीं रहा बीजेपी का, उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो। यासी जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप देखिए 2024 के लोकसभा में तो 5 की 5 जीत जाते हैं और उपचुनाव में हार जाते हैं। उपचुनाव में क्यों हारे दीपक जी, ये तो आपको भी पता है, और कितने मैंडेट से हारे हैं भी आप जानते हैं। ठीक है, और समस्या बस फिर वही आती है। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी जीत रही है कांग्रेस, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, एक तरफ बीजेपी का सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ इनकी रथ यात्रा, कैसे देख रहे हैं दोनों? प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, सॉरी। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आज तो ऐसा लग रहा है यूकेडी के प्रवक्ता हैं श्रीमान रावत जी, वो राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और बड़ा अच्छा उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन एक नहीं बढ़िया आपने विश्लेषण किया, लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो भाजपा और यूकेडी के बीच में दूरी थी, वो इस विश्लेषण में कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, खैर, नहीं देखिए, ये बीजेपी जो कर रही है वो सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए।
अपनी पार्टी, अपने संगठन की क्षमताओं को परखने के लिए, उसके विस्तार को उसको विस्तारित करने के लिए और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करना। बीजेपी कोई अलग नहीं कर रही, ठीक है। बीजेपी अपने आप को रिचार्ज कर रही है दोबारा से, क्योंकि उसने अभी 2 महीने पहले ही एक बड़ा चुनाव हारा है, ठीक है। और इसलिए बीजेपी ने जो किया, और बीजेपी बिल्कुल ये बात भी सही है कि बीजेपी हर कार्यक्रम को, छोटे से छोटे कार्यक्रम को भी एक इवेंट की तरह प्रस्तुत करती है। ये बीजेपी की खूबी है, उसका प्रेजेंटेशन बड़ा शानदार होता है को लेकर के, वो बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। ये उस राजनीतिक दल की खूबी है, और मैं समझता हूँ कि ये खूबी हर राजनीतिक दल को अपनानी चाहिए। वो अपने तरीके से करना चाहिए। इससे उसका संगठन का विस्तार होगा, लोगों के साथ उसका जुड़ाव होगा, संवाद होगा, है ना, और जनाधार बढ़ेगा। दूसरी बात, जो कांग्रेस की रथ यात्रा है, रक्षा यात्रा है केदारनाथ को लेकर के, देखिए हम चाहे कितनी भी चर्चा कर लें और कांग्रेस के प्रवक्ता इसमें चाहे कितनी भी बात कह दें कि नहीं हमारा केदारनाथ से कोई वो नहीं है या उपचुनाव को लेकर कोई नहीं, लेकिन राजनीति में ये सुस्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के ही है। प्रदेश में हुए दोनों उपचुनाव में जो जीत मिली है उसको कांग्रेस भाजपा के ऊपर जीत के रूप में देख रही है। कुलदीप जी, लेकिन ये जीत उसको, मैं यही तो कह रही थी अभी गिरिराज जी से कि अगर आप आपका ये चुनावी एजेंडा भी है तो खुशी खुशी स्वीकार करिए। बीजेपी का महिमा मंडन अगर आपको दिखता है, बीजेपी तो डंके की चोट पर कहती है कि हम 12 महीना चुनावी मोड में रहते हैं, तो आप भी कह दीजिए कि हाँ भाई हम उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, समस्या ही खत्म। नहीं, बिल्कुल ये दिख रहा है। भले वो इसको देखिए, वो उनका हो सकता है कि ये उनकी अपनी राजनीतिक रणनीति हो, ठीक है ना, ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो और इसके तहत वो उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको विश्लेषण करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर बैठे हैं तो हम ये बात कह सकते हैं। और इस पूरे जो आयोजन है, जो केदारनाथ रक्षा यात्रा का लेकर के जो आयोजन है, उसमें बीजेपी कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसमें कांग्रेस को फायदा ही मिल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ना पहले कि जो 2 उपचुनाव हुए प्रदेश में, जिसमें कांग्रेस ये मान के चल रही है और ये प्रचारित भी कर रही है कि उसकी यह जीत भाजपा के ऊपर जीत है, जबकि यह जीत भाजपा के ऊपर नहीं है। हालांकि प्रदेश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा जो सत्ता में है वो भी इस चुनाव में थी और वो चुनाव हार गई, लेकिन चूंकि बद्रीनाथ सीट पर हुआ उपचुनाव तो कांग्रेस के पूर्व विधायक से वर्तमान विधायक ने जीता है, ठीक है। और जो मंगलौर में हुआ है वहां भी काजी निजामुद्दीन जो हैं वो सपा से जीते हैं, तो सॉरी बसपा से जीतते हैं, और काजी निजामुद्दीन पहले बसपा में ही थे, ठीक। तो ना तो वहां भाजपा थी ना यहाँ भाजपा थी, ठीक। तो ये दोनों चुनाव, लेकिन क्या है कि चुनाव जो जीत होती है, जीत हौसला बढ़ाती है, आपको प्रेरित करती है, और ये जीत ने उसको प्रेरित किया है कहीं ना कहीं। हाँ, एक बड़ा सवाल ये जरूर है कि पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश में भाजपा की सत्ता होते हुए, बल्कि भाजपा की नहीं, सत्ताधारी दल जो है वो उपचुनाव हारा है। इससे पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई उपचुनाव हुआ हो और सत्ताधारी दल उस उपचुनाव को हारा हो प्रदेश में। इसमें ये उपचुनाव में ऐसा निकल करके आया है, ठीक। अब जो महत्वपूर्ण है वो केदारनाथ का उपचुनाव, क्योंकि केदारनाथ का उपचुनाव, केदारनाथ की जो सीट है वो भाजपा विधायक की ही आकस्मिक निधन से खाली हुई। ठीक है कुलदीप तो जी, मैं वापस आती हूँ, वापस आते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं एक और जहां कांग्रेस की यात्रा निकल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। चर्चा इसी मुद्दे पर मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है और कांग्रेस को इससे लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कांग्रेस को, बल्कि कांग्रेस ने एक बड़ी गलती करी कि उसने जो यात्रा बीच में रोक दी थी, उसने केदारनाथ से जुड़े हुए या अपने जुड़े हुए विषयों पर भी रोक लगा दी। उसको उसने यात्रा रोकी थी तो, लेकिन उसे चर्चाओं को उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी।
और उसकी वजह से कांग्रेस को इसका नुकसान अब देखने को मिलेगा, जो उसने रोक लगाई, क्योंकि उसके बाद चर्चा ही खत्म हो गई कि हम आप लौट के आ गए, क्योंकि वहां पे आपदा आ रही थी, ये सारी चीजें भी। लेकिन विषय राजनीति में मुद्दा जीवित रहना चाहिए, मुद्दा जीवित है कुलदीप जी, तो एक प्रश्न है मेरा, उस पर मैं आपकी फटाफट टिप्पणी चाहूंगी। कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू इसलिए की थी, इतना आक्रोश दिल्ली में बन रहे मंदिर को लेकर था, उसके बाद अब वो मामला तो मुझे लगता है ठंडे बस्ते में जा चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि कानून भी बना दिया सरकार ने। जी जी नहीं, बिल्कुल मैंने वही कहा। देखिए, सरकार ने जो किया वो सरकार का पक्ष है, वो करेगी, वो अपने हित में, अपनी पार्टी के हित में वो करेगी, ठीक है। मेन था कांग्रेस का, मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस को मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहिए था, वो यात्रा रुकी और वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में आ गया। मुद्दे को जीवित रखना चाहिए था, चाहे वो मीडिया के माध्यम से रखती, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखती, देहरादून में आप हैं, तमाम सारी चर्चाओं के माध्यम से आप उस मुद्दे को जीवित रखते, लेकिन आपकी यात्रा रुकी और वो मुद्दा भी रुक गया। अब आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो मुद्दा किस तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वास्तव में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बड़ी राजनीतिक चतुराई से चीजों को मैनेज किया, उन्होंने पूरी कोशिश करी। हालांकि वहां पर जो सोने का मुद्दा है, 228 किलो सोने वाला जो प्रकरण है, या ये केदार धाम वाला जो प्रकरण है, या अभी आपदा में जो चीजें निकल करके आई है, ये बड़ी एक चुनौती रहेगी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से उसको मैनेज करने का प्रयास किया है। लेकिन ये तो जनता पर निर्भर करता है कि जनता और उस क्षेत्र की जनता उसको कैसे देख रही है, ठीक है ना, और मतदान में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना कांग्रेस अपना जो उनकी जो नीतियां हैं वो कितना फिट कर पा रही है जनता के बीच में, या बीजेपी कितना फिट कर रही है, ये देखना होगा। ठीक है गिरिराज जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। राजेश जी, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। यशी जी हमारे यशस्वी जो अध्यक्ष हैं, करण महाराज जी के नेतृत्व में जो यात्रा है, मैं एक बार फिर आपसे आपके बीच में एक बात रखना चाहूंगा कि श्रद्धा लिए हुए यात्रा है, और साथ में इसके मूल में दो कारण और हैं, मैं आपके सामने वो कारण रखना चाह रहा हूं। जो भाजपा ने शंकराचार्य जी का, जिनको देवतुल्य बार बार मैं ईश्वरीय अंश बोल रहा हूं आपके बीच में, उनका इन्होंने जो अपमान किया है, उसके अलावा जो सोना चोरी का जो वाकई वहां पे अभी जो स्थितियां बनी हैं, अगर शंकराचार्य कोई रख रहे हैं अपनी तरफ से, तो कांग्रेस जो विपक्ष में है इस समय, वो इस बात को निश्चित रूप से उठाएगी सरकार के सामने कि अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच हो। अगर जांच होती तो उसको सार्वजनिक, इनके नेतागण तो बीच में ये भी कह रहे थे यशी जी कि सार्वजनिक नहीं होती है कुछ जांचें, डिबेट में मेरे साथ बैठ के, कि ये सार्वजनिक नहीं होती है कुछ जांचें। सतपाल महाराज जी का बयान था, सीधा सतपाल जी महाराज जी का बयान था, उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट जो है वो बन गई है, जल्दी उसे जनता के बीच में सार्वजनिक किया जाएगा। यशी जी बहुत अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा, मैं अपनी यात्रा से रिलेट कर रहा हूं लोगों को। पंडा पुरोहित अगर परेशान हुए हैं, उस इंफ्रा के नाम पे अगर उनको उजाड़ा गया है, उनको परेशान किया गया है, वहां के मूल में जो व्यवसायी है लोकल जो है, उनको अगर परेशान किया गया, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, वो लड़ेगी ना उनकी लड़ाई। और एक यात्रा अगर है, अगर जनसैलाब उनके साथ जुड़ता जा रहा है, तो आप पॉलिटिकली उसको जो है कि जबरदस्ती पॉलिटिकली भाई जनता अगर जुड़ रही है तो वाकई एक पार्टी है विपक्ष में जो इस समय है, कांग्रेस है, वो अगर लड़ाई जनमानस के लिए लड़ रही है उत्तराखंड के, तो बहुत गिरिराज जी, लेकिन आपने मुझे इसका गिरिराज जी आपने मुझे इसका ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया ना। लेकिन फिर समस्याएं केदारनाथ में ही नहीं है आपका। अगर ये ओवरऑल उत्तराखंड के लिए कुछ मुद्दे होते, जो उत्तराखंड के मूलभूत मुद्दे हैं, आप उन पर चर्चा कर रहे होते, तो मुझे समझ आता कि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे। एक सेकंड गिरिराज जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। यशी जी, गिरिराज जी प्लीज, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर ये यात्रा जो है ये आपका पूरे उत्तराखंड में जाती, तो एक संदेश ये जाता है कि भाई आपको उत्तराखंड के हर व्यक्ति का, या हर एक कोने में बैठा जो व्यक्ति है उसकी भी चिंता है, और आप सारे मुद्दे उठा रहे। लेकिन बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ को पकड़कर बैठ जाने की है। अब आपको सारे मुद्दे केदारनाथ के नजर आ रहे हैं, चाहे वो आपदा रिलेटेड हो, आपको वो यहाँ पर पंडा पुरोहितों की चिंता हो, आपको वहां पर सोना चोरी होने की चिंता हो, ऑल ऑफ सडन। और अभी सोना चोरी की जो खबर है, ये अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी चिंता होगी। अगर विपक्ष में
अगर विपक्ष में कांग्रेस है तो ये मुद्दे उठेंगे, ये बातें उठेंगी, ये निश्चित रूप से रखी जाएगी पटल पे। बात कर रहे हैं, मैं बार-बार सुप्तावस्था में सोई भी स्थिति में जो सरकार है उसको जगाने का क्यों कार्य नहीं उठा कांग्रेस रहे पार्टी हैं? करेगी। केदारनाथ को पकड़ कर क्यों बैठे हैं? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ। यशी जी सुनिएगा, आज यशी जी एक बात और रखना चाहूंगा काफी देर से गिरिराज जी। असेंबली में जितने भी हमारे विधायकगण जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे विधायकगण जो असेंबली में डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो मूल में जो समस्याएं हैं आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है जिसकी ये पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं, वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। उस आखिरी पायदान की जो लड़ाई है उस व्यक्ति की, वो असेंबली में हमारे डिबेट में पार्टिसिपेशन होता है, विधायकगण लड़ रहे हैं। आज पारंपरिक खेती की हम लोग बात करते हैं, आज हम बात करते हैं विलेज टूरिज्म की, आज करते हैं कि सरकार वाकई अपने इनकम ऑफ सोर्सेस बढ़ाए। आज कर्जे में राज्य जा रहा है पूरी तरह से। आप हर हमारी जितनी भी पहाड़ों में है विद्यमान जो है उनका दोहन करें, माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाएं। आज ये सारी बातें अगर कांग्रेस पार्टी रखती है तो मूल में जो है जो जनमानस है पर्वतीय क्षेत्र का उसको लाभ मिले, इस यात्रा में लाभ मिले, वो फाइनेंशियली साउंड हो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। राजेश बिष्ट जी क्या कहना चाहते हैं? गिरिराज जी जो कह रहे हैं मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए मुद्दे उठाना हमारा कर्तव्य है। यशी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बाबा केदारनाथ को मानते हैं, भोलेनाथ जी को मानते हैं, शंकराचार्य जी को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस यात्रा के बहाने इन्हें भगवानों की, देवताओं के अस्तित्व के बारे में तो पता है। लेकिन 500 वर्षों से प्रभु श्री राम टेंट के नीचे थे, ये श्रद्धा का भाग नहीं है इनका, ये वहां की बात नहीं करते। और इनके यशस्वी जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको जब वहां का निमंत्रण मिलता है कि आइए, प्रभु श्री राम का एक प्रख्यात प्रसिद्ध मंदिर बना दिया गया 500 वर्षों के बाद, इसमें आप आमंत्रित हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए। तो ये तो इनकी श्रद्धा का पार्टिसिपेशन दिख रहा है कि एक और तो ये सनातन की, हिंदू की श्रद्धा की, शंकराचार्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब प्रभु श्री राम जो भोलेनाथ का ये एक अंश है उस मंदिर में एक कदम रखना भी उचित नहीं समझते, वहां के बारे में बात करना नहीं समझते। दूसरी बात, आप बात करते हैं सनातन की, आप बात करते हैं हिंदू की। इस समय एक बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू परिवारों के ऊपर नरसंहार हो रहा है, क्या इनकी पार्टी के किसी नेता ने एक शब्द उसमें बोलना उचित समझा? क्या वहां पे जो लोग रह रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के जो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर जो इस समय नरसंहार जैसी ऐसी आपदा आई हुई है, क्या उसके बारे में नेताओं ने कोई बात करनी शुरू करी? जहां तक मुझे याद है, सनातन हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक है, इन्होंने श्रद्धा और भाव मुझे बहुत क्लियरली, मैं हमेशा पता है इस डिबेट में जब बैठती हूँ तो मैं ये सोचकर बैठती हूँ कि पूरे देश में सिर्फ एक ही राज्य है, उत्तराखंड जी। इन्होंने हमसे ठीक है, मेरी बात सुनिए, मुझे बांग्लादेश की बात नहीं करनी, मैं अयोध्या तक नहीं जाना चाहती हूँ। आप बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, वो आपका अपना व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन जब इन्होंने बात श्रद्धा की, हिंदुत्व की और यात्रा की बात करी, तो वो कोरिलेट करती है, वो कोरिलेट करती है हमारे सनातन से। राजेश जी देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उस पर टिप्पणी नहीं आई, ठीक है, समझ आता है। लेकिन उत्तराखंड में बैठे गिरिराज किशोर जी बांग्लादेश के लिए क्या बोलेंगे? केदारनाथ के लिए बोल रहे हैं, बोले तो ना बोले, मैंने इन्होंने अपने यशस्वी नेताओं की जब बात करी, मैंने उसके संदर्भ में आपसे बात कही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बात कर रहे हैं 2 उपचुनाव में इनकी जीत की। अरे भारत की जो क्रिकेट टीम है वो आईसीसी वर्ल्ड कप जीती, जिम्बाब्वे गई, पहला T20 हार गई, क्या फर्क पड़ गया? क्या विश्व की विजेता टीम नहीं बनी? तो इनकी यात्रा किसी भी तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है, जैसे आपने कहा, इन्होंने एग्री करना चाहिए। वही बात हम भी कह रहे हैं, ये लोगों के सरोकार की बात करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं, तो ये वो ड्रामा क्रिएट ना करें जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग। मुझे ये बता दीजिए, केदारनाथ में जो मंदिर में सोना चोरी होने का मामला है, इस पर मुझे लगता है 2-2.5 साल तो हो गए इस बात को, कि जब बीच में ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, 1-1.5 साल पहले कि सोना चोरी हुआ है, सोना चोरी हुआ है, और उसके बाद ये मुद्दा काफ़ी दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये फिर से कांग्रेस की वजह से चर्चा में है। और अगर हम बात करें, उस टाइम पे सतपाल महाराज जी का कोई रिएक्शन नहीं था, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा था कि सोना चोरी हुआ नहीं हुआ। अभी हाल ही में सतपाल महाराज जी का, अगर इफ़ आई एम करेक्ट, सतपाल महाराज जी ने ही शायद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट जांच की गई है और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। विपक्ष आपसे कह रहा है कि अगर आप सही हैं तो आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए, मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये जो सोने की बात कर रहे हैं, ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं, भ्रम डालने की बात कर रहे हैं। अगर आपने BKTC के चेयरमैन की, अध्यक्ष की अगर बात सुनी हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जो एक्चुअली उस चीज का जवाब देने की स्थिति में होते हैं,
उन्होंने क्लियर कट कहा, उन्होंने बिल पेश करे, वो बिल पेश करे उन्होंने जो दानदाता थे जिनके द्वारा उस नहीं तो मंदिर में ये सोना। जब आपने ये सोना लगवाया तब आपने 230 किलो सोना सुबह से पूरे अखबारों में छपा, मीडिया में न्यूज रही, सब कुछ रहा। ऑल ऑफ सडन वो 23 किलो हो गया, कैसे हुआ? नहीं, वो 23 किलो बता देता हूँ ना आपको कैसे हुआ। जब हम भी इस बैठक में बैठे बीकेटीसीजी के चेयरमैन के साथ, तो हाँ, उनसे जब इस बारे में चर्चा, जी ठीक है, कंटिन्यू करिए जब राजेश जी आप। बीकेटीसी के चेयरमैन बैठक में हम लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट करा। उन्होंने कहा कि चाहे गोल्डन टेम्पल की बात हो या कहीं पर भी मंदिरों में जो सोने की परत चढ़ती है, वो एक्चुअली एक केमिकल होता है जो एक पानी के फॉर्मेट में होता है, जो ऊपर से चढ़ा दिया जाता है, और वो जब चलने की स्थिति में होता है, घी चढ़ता है वहां पे, शहद चढ़ता है, दूध चढ़ता है, तो वो घिसता है। अब उस घिसने वाली स्थिति की अगर फोटोज कहीं पर निकल के आए और ये 230 किलो के सोने को अगर ये कहने लग जाए कि यार वो सोना तो वहां से चोरी हो गया है, वो पीतल निकल गया, तो ये भ्रम की स्थिति में लोगों को। कहना चाहते हैं कि 2 साल में 230 किलो सोना 23 किलो हो 230 नहीं था, आपको क्या बता रहा हूं मैं, बात में पूरी समझा देता हूं। 230 किलो का वजन के दरवाजे के ऊपर परत चढ़ी है, उसमें सोना जो चढ़ा है वो सिर्फ 23 किलो है। मैं आपसे परत की बात कर रहा हूं, सोने की बात नहीं कर रहा हूं। फिर राजेश जी इसका मतलब यह है कि अब वो घिस गया है तो घिसकर और कम हो गया घिस नहीं गया है, कम नहीं हुआ है। सोना का ये है कि जो सोने की जो उस दरवाजे के ऊपर वैल्यू की गई थी, वो उस समय वजन ये आ रहा था कि वो 230 किलो सोना उस पर है, लेकिन जो परत चढ़ी हुई है वो 23 किलो सोने की, उसके बिल्स पेश किए गए, और ये एसेट्स और लायबिलिटीज में रहता है, ये रिकॉर्ड में रहता है सरकार के। दीपक जी, यासी जी, मैं आपके के माध्यम से थोड़ी जानकारी राजेश जी की बढ़ा दूं कि ये जो जांच समिति की बात जो आपने प्रश्न किया, ये किसकी संस्तुति में बैठी थी आपको पता है? इनको पता चलना चाहिए। अजय जो बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही लेटर भेजा कि अगर चोरी प्रकरण, सोना चोरी प्रकरण आ रहा है, इसकी जांच की जाए। शायद इन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं। दीपक भाई उसमें गलत क्या किया? और एक और सुनिए राजेश, सुनिए, और आपको एक और जानकारी दे दूं, 230 किलो सोने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस नहीं संभाल सकती। इसके लिए पत्र भेजा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बुलाई जाए, आईटीबीपी लगी थी। ये मेरी समझ में आता है कि ये सारी चीजें सोचते हैं कि दुनिया को पता ही नहीं है, जनता को, तो आईटीबीपी क्यों बुलाई वहां पर? क्यों बेटा आईटीबीपी की निगरानी में क्यों रखा गया? अब इस बात को झुठला देंगे क्या कि आईटीबीपी नहीं लगी थी वहां? और आप खुद क्या बोला था कि सोने की रक्षा करने के लिए स्थानीय पुलिस वो नहीं है, वो संभाल नहीं पाएगी, इसके लिए हमें केंद्र रिजर्व पुलिस चाहिए। ठीक है राजेश जी, जवाब दीजिए। गिरिराज जी, उसके बाद आती हूँ मैं। राजेश जी, देखिए यशी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से एक बात स्पष्ट बीकेटीसी के चेयरमैन ने कर दी थी कि जो सोने की परत उन दरवाजों पे चढ़ी है, जो वहां पे सोने की बात हो रही है, उसके तब झूठ बोल रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं? आप इसके बारे में बताइए। देखिए, एक दानदाता ने, उन्हीं के लेटर से जांच बैठी है। नहीं, आपकी बात को हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये तो जांच बैठी, ये बीकेटीसी के अध्यक्ष की संस्तुति में बैठी है। एक दानदाता ने मंदिर को कोई चीज दान देने की बात करी। अरे दीपक भाई, यही तो दिक्कत है राजेश जी, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ लीजिए। दीपक भाई, बात तो पूरी होने दीजिए। आप मंदिर में दान देते हैं, आप मंदिर में दान देने जा रहे हैं, और दान देने वाली चीज अगर आप बोलकर जा रहे हैं मैं 100 रुपए दे रहा हूं और वहां 20 रुपए डाल रहे हैं, तो क्या मंदिर की जिम्मेदारी है? सुरक्षा इसलिए क्योंकि आपने शोर मचा के कहा मैं 100 रुपए दे रहा हूं। आपने शोर मचाया, आपने शोर मचा के कहा मैं 100 रुपए दे रहा हूं। जब आप जनता के सामने कुछ भी बोलेंगे, आपने शोर मचा, मैं 100 रुपए दान कर रहा हूं, और आपने दान 20 रुपए का। हमने नहीं मचाया, दानदाता ने, जब दानदाता ने दिया, जल्दबाजी कौन मचा रहा था? नहीं राजेश जी, देखिए ये गलत बात है। एक भक्त ने खुश होकर पहले एक ढिंडोरा पीटा जाए और उसके बाद फिर आप डिनाई करने लग जाएं तो सवाल उठेंगे, ठीक है? इस पर कोई वो नहीं है। गिरिराज जी, सरकार ने कभी ढिंडोरा नहीं पीटा। गिरिराज जी, सरकार ने कभी नहीं कहा, सरकार ने कभी नहीं कहा। मंदिर कमेटी को, मंदिर ट्रस्ट को किसी दानदाता ने कहा मैं दान दे रहा हूं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, सरकार का कोई लेना देना नहीं है इसमें। सरकार ने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा, सरकार ने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा इस बात का। गिरिराज जी, यशी जी,
इस समय जो भाजपा शासित है इस प्रदेश में, ये झूठों की जमात है। सुन लीजिएगा आप, अगर ये वाकई अगर ये कोई जांच भी बिठाते हैं तो आप ये सोचिएगा कि कहीं ट्रांसपेरेंसी लिए हुए वो जांच नहीं होगी ऐसी जी। उसमें साक्ष्य है, प्रमाण है। अगर शंकराचार्य कोई बात उठाए हैं, अगर उन्होंने कोई बात उठाई है तो निश्चित रूप से उसके मूल में कुछ ना कुछ है और जांच का विषय है। ये जांच से भाग रहे हैं, ये पहले ही इनके प्रवक्तागण कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। डिबेट में आके आप स्वयं सोचिए। आप आज यशी जी उत्तराखंड का जो जनमानस है, इनके झूठ को, छल को, छद्म को समझ चुका है। आज बेरोजगारी पूरी चरम पे है। सुनिएगा, आज जो स्थितियां हैं, स्टेट प्लान से एक भी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है पहाड़ में। 3 जो समस्याएं अभी वाकई अभी कुछ समय पूर्व जो चाहे चारधाम यात्रा में क्राउड बना, उस समय आप देखिए क्या स्थितियां बनी, श्रद्धालु परेशान हुआ, लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुए लोग। वनाग्नि में सारे पेड़ हमारे धू के जल गए, जंगल के जंगल करोड़ों पेड़ जल गए, वाइल्ड लाइफ स्वाह हो गई, इनका कुछ नहीं जाता। ये अपना इनके जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी विधायक गण, आप स्वयं सोचिए, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से अगर रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड देने के लिए तैयार नहीं है। अपने क्षेत्रों में जहां के प्रभारी मंत्री है, जिन जिलों के, वहां जाने के लिए तैयार नहीं है मंत्रीगण इनके। आप स्वयं सोचिए, जब मुखिया की अगर बात नहीं मान रहे हैं न विधायकगण न मंत्रीगण, तो आप स्वयं सोचो क्या स्थितियां हैं। यशी जी अभी 2-3 दिन पूर्व जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिटिंग, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट करते हैं और कहते हैं साहब महिला अपराध तो चरम पे है। कहीं इनका कोई प्रशासन पे, कोई जो पुलिसिंग है उस पर कोई कहीं दूर दूर तक इनका कोई वश नहीं है सरकार का। स्वयं सोचो, इनके नेतागण खुद सवाल खड़े कर रहे हैं इनकी कानून व्यवस्था पे। आज यशी जी स्वयं सोचो। आप दूसरी बात, एक बात और रखना चाहूंगा कि जहां तक बात इनके जो है सदस्यता अभियान की है, एक बात मैं रखना चाहूंगा, 16 लाख सदस्य अपनी भाजपा स्थायी सदस्य बताती है। केंद्र बोलता है, केंद्रीय जो संगठन जो इनकी लीडरशिप है, कि 10% आप इसमें बढ़ाइए, 1,60,000 सदस्य इनके बढ़ेंगे, 17,60,000 हो गए। और इनके मुखिया जो है, यही इनके संगठन की मुखिया कहते हैं साहब 30 लाख हो जाएगी संख्या सदस्यों की। तो विरोधाभास जो है, विरोधाभासी जो है बयान इन स्वयं के इनकी लीडरशिप के सदस्य अभियान को लेके। अब आप स्वयं सोचो क्या स्थितियां हैं इनकी स्वयं की। चलिए ठीक जो है, बातें मैंने रखी है यशी जी, आज अगर वाकई मूल में मुद्दा होना चाहिए, वो मुद्दा ये होना चाहिए कि हमें अपने इनकम ऑफ सोर्सेज इरेज करने हैं। पहाड़ में आज विपणन की व्यवस्था करनी है। जो सब्जियां सड़ रही हैं वहां, सीजनल सब्जियां, यशी जी मैं तो स्वयं ग्राउंड जीरो पे जाके देखता हूं। आज वहां का किसान जो है, जो पारंपरिक खेती को 12-17 के बीच में हम लोगों ने मंडुवे को और झंगोरे को बढ़ावा दिया था, ये लोग आज ऐसी स्थितियां बना चुके हैं जो आज पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य हो चुका है। गिरिराज जी रुकिए जरा। कुलदीप जी जी यशी जी क्या कहना चाहते हैं? ये जो मंदिर में चोरी का मसला है, इस पर काफ़ी लंबे समय से जिस तरीके से बीच में, अगर हम पिछले कुछ 1-2 सालों की बात करें तो ये मुद्दा ठंडा हो गया था। कांग्रेस ने जब अब यहाँ उपचुनाव की बात हुई तो इस मुद्दे को भी लेकर आई, जो दिल्ली में मंदिर बन रहा था उस मुद्दे को भी लेकर आई, आपदा पर भी बात कर रही है। लेकिन ये जो चोरी का मसला है, इसको कैसे देख रहे हैं? अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो देखिए, सवाल तो बड़ा है कि 230 किलो सोना पहले सामने से बताया जाता है, उसके बाद फिर खुद ही बिल पेश करके कहा जाता है नहीं नहीं वो तो 23 किलो ही था। देखिए यसी, जिस दानी दाता ने ये सोने का दान किया है केदारनाथ मंदिर के लिए, मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले भगवान बद्री विशाल के धाम में भी सोने का सिंहासन इन्होंने अर्पित किया था। ठीक है, और उस वक्त भी मैं अपनी पत्रकारिता की शुरुआती दौर में था और मैंने अपने अखबारों के लिए ये खबर को मैंने कवर किया था। मैं खुद उसमें उसका साक्षी रहा हूँ, उस पूरे इवेंट का मैं साक्षी रहा हूँ। और मैं उन दानी दाताओं के परिवार के लोगों से भी मिला हूँ जिससे मैंने बातचीत की है। ठीक है, उनका पूरा जो कुनबा है वो देश के धनाढ्य लोगों में से है। ठीक, और वो मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में इस तरह के दान पुण्य का कार्य करते रहते हैं। ये जो मसला बिगड़ा है, इसके बिगड़ने के पीछे जो मूल कारण मेरे समझ में आ रहा है, सोना कितना है, कितना था, कैसे लगा,
उसकी परत लगी, उसको लिक्विड फॉर्म में लाया गया, फिर उसको पीतल सॉरी तांबे की प्लेट के ऊपर लगाया गया, फिर उसको वहां लगाया गया। ये तमाम सारी चीजें जो है, ये बातें इसलिए उभर करके आई, और आज जो विवाद की स्थिति बन रही है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण भाजपा की तरफ से ही है। क्योंकि इसमें भाजपा को चाहिए था, और खासकर मंदिर समिति को, है ना, खासकर भाजपा को तो ये चाहिए था कि इसमें सिर्फ मंदिर समिति ही बोले, ठीक है, मंदिर समिति ही स्पष्टीकरण दे। लेकिन जब इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा मंदिर समिति से जुड़ा हुआ था, बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़ा हुआ था, जब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोलना शुरू किया, उनके नेताओं ने बोलना शुरू किया, तमाम डिबेट ने बोलना शुरू किया, तो उससे हुआ है कि इसमें एकीकृत बयान की बजाय हर व्यक्ति का, हर नेता का, हर प्रवक्ता का अपना एक एनालिसिस निकल करके आया। उन्होंने जो बातें कही वो बातें आपस में ही इतनी उलझ गई कि अब ये मुद्दा बीजेपी से खुद ही नहीं संभल रहा है। क्योंकि अब अगर जो सच है, या सच आ चुका है, या जो सच आना बाकी है, ठीक है ना, अगर वो सामने भी आता है तो शायद हम उस सच को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा इतना ज्यादा उलझ गया है। अभी जैसे यहाँ पर अभी भाजपा प्रवक्ता ने जो बात कही, इससे पहले अन्य प्रवक्ताओं ने जो बात कही, ठीक है, बीकेटीसी के चेयरमैन ने जो बात कही, ठीक है, भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही, या अन्य विधायकों ने जो बात कही, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज जी ने जो बात कही, ठीक है, ये तमाम, और उसके अलावा जो पंडित पुरोहित वहां के हैं वो लोग जो बात कह रहे हैं, ठीक है, इन बातों में जो आपस में चीजें मैच नहीं हो रही हैं, यही तमाम बातें आपस में जो क्लैश कर रही हैं, इसी से ये भ्रम की स्थिति बन गई, और ये भ्रम की स्थिति भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हुई। ठीक, मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसी, देखिए हम अभी यहाँ पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के चीजें हो रही, ये बात मैं जो कह रहा हूँ, देखिए बड़ी मैंने बहुत विचार करने के बाद ये बात मैंने तो कह रहा हूँ। इस समय का जो केदारनाथ उपचुनाव है, ये सिर्फ उत्तराखंड सरकार के लिए, भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये मात्र प्रदेश संगठन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए। क्योंकि धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के बीजेपी का जो स्टैंड रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ अब चुनौती में आ रहा है। आप देखिए, फैजाबाद सीट हार गए, कांग्रेस ने कहा कि आप अयोध्या हारे, ठीक है, एक नैरेटिव बना, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के बीजेपी का आंदोलन रहा है, ठीक है, और बीजेपी से जुड़े हुए जो अन्य संगठन है, हिंदू संगठन है, उनका आंदोलन रहा है, विश्व का बड़ा व्यापक आंदोलन रहा, बड़ा आंदोलन रहा, और बीजेपी आज जहां पहुंची है उसमें उस आंदोलन की एक बड़ी भूमिका है, ठीक है। उसके बाद भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम, वहां जो उपचुनाव हुआ वहां बीजेपी उपचुनाव हार गई, प्रदेश में सत्ता होते हुए चुनाव हार गई, ठीक। अब ऐसे में अब जो तीसरा महत्वपूर्ण धाम है, जो विश्वविख्यात है, बद्रीनाथ की भांति, वो है केदारनाथ का, और केदारनाथ उपचुनाव, ये सीट का नाम भी केदारनाथ है, तो केदारनाथ में जो ये उपचुनाव होने जा रहा है, अगर ये उपचुनाव कांग्रेस जीतती है तो एक वो बड़ा नैरेटिव जो धर्म वाला है वो कांग्रेस को के फेवर में, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देखना होगा कुलदीप जी कि ये जनता इसको कैसे लेती है, या कांग्रेस की ये जो यात्रा है ये कितना जनता के मन में एक छाप छोड़कर जाती है, या बीजेपी वापस अपनी उस जो पहले जो भी वहां पर जो बीजेपी की विधायक थी उनका कितना वर्चस्व रहा, या आगे का जो भी होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो नजर आता है कि दोनों ही दल जो है इस केदारनाथ चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे एक और जहां कांग्रेस की यात्रा जो है वो केदारनाथ को लेकर जा रही है, और ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर माना जा रहा है कि ये एक चुनावी यात्रा है, क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होने और केदारनाथ उपचुनाव जीतना दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी गंभीर विषय है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।